हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा सातवीं कक्षा में हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्यपुस्तक से लेसन नंबर 15 मटेरियल्स वी यूज़, अर्थात प्रकरण 15वां हमारे उपयोगी पदार्थ। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो शुरू करें अपना लेसन। तो बहुत सिंपल सी बात हमेशा मैं कहता हूँ, जब भी हमें कुछ घटक जानना है, समझना है, तो हम इसकी शुरुआत अधिकांशतः अपने आसपास के माहौल, वातावरण से शुरू करते हैं। तो हमें पदार्थों के बारे में जानना है, वो भी उपयोगी पदार्थों के बारे में जानना है, तो हम अपने आसपास जो वस्तुएं देखते हैं पहले उनको जान ले। तो यहाँ बहुत सारे नाम हैं, आप निश्चित ही हर नाम को पढ़कर और वह क्या है यह निश्चित ही आपके आंखों के सामने उसका इमेज या वस्तु आ गई होगी। कपड़े, झाड़ू, सिक्के, खिलौने, मटका, पेंसिल, बैग, टेबल, चद्दर, गहने, टायर, कुर्सी, बर्तन, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, मोजे, मूर्ति, पेन, जूते, कंबल, कंपास, गेंद, पुस्तक, ये सब वस्तुएं हम अपने आसपास घरों में, पड़ोस में, स्कूल में, बाजार में कहीं न कहीं इन वस्तुओं को देखते हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं क्या ऐसे ही होती हैं प्रकृति में? नहीं, उन्हें बनाया जाता है किसी न किसी दूसरे घटकों से। जैसे कि कुर्सी है, गेंद है, अलमारी है, मटके हैं, ये सभी वस्तुएं जो है वो किसी न किसी दूसरे घटकों से बनती हैं। किससे बनती हैं? तो सामान्य तौर पर आप कहेंगे कि कुर्सी जो है लकड़ी से बनती है, प्लास्टिक से भी बनती है। गेंद जो है रबड़ से बनती है, प्लास्टिक से बनती है। अलमारी जो है वो लोहे से बनती है। मटके हैं वो मिट्टी से बनती हैं। मतलब तो वस्तुएं किसी न किसी दूसरे घटक से, द्रव्यों से, या यूं कहें पदार्थ से बनती हैं। तो सामान्यतः वस्तुएं जिन घटकों से बनती हैं उन्हें हम पदार्थ कहेंगे। तो वस्तुएं पदार्थ से बनती हैं और पदार्थ जो है वो कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हमने पिछले कक्षा में की है। अब उन्हीं पदार्थों में से कुछ उपयोगी पदार्थों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ हैं, उनमें से कुछ पर चर्चा हम करेंगे। तो वस्तुएं पदार्थ से बनते हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता है। और उसी प्रकार हम यह भी जानते हैं कि एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। सोचिए कैसे? तो रुई एक पदार्थ है। रुई से आपने देखा होगा आपके घरों में तकिया, गद्दे, रजाई, धागा, कपड़ा, साड़ी इत्यादि, ये सारी वस्तुएं एक रुई से बनाई जा सकती है। या रुई से धागा बनेगा और धागा से बहुत सारी वस्तुएं बनेंगी, और सीधे सीधे रुई से भी वस्तुएं बनेंगी। तो तमाम वस्तुएं एक पदार्थ से बनती हैं।
उसी प्रकार लोहा एक पदार्थ है, और लोहे से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं आपके आंखों के सामने यहाँ वहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे तो दिखाई देंगी। छड़ है, कड़ी कुंडी है, हाँ, पाइप है, पतरे हैं, खंभे हैं, हम जो मोटर के पार्ट्स हैं, स्क्रू, नट बोल्ट, कील, ये सब लोहे से बनती है। तो पदार्थ के गुणधर्म के अनुसार हम उन्हें उपयोगी पदार्थ कौन से हैं उनमें हम चुनते हैं। जो हमारे लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी होगा वही उपयोगी पदार्थ कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो उपयोगी पदार्थ सामान्य तौर पर दो तरह से हो सकता है। एक तो जो प्रकृति में है, प्राकृतिक रूप से, हम उसे उपयोगी पदार्थ कहेंगे, नेचुरल सब्सटेंस कहेंगे। और दूसरा उपयोगी पदार्थ है जिसे मानव ने इन्हीं कुछ प्राकृतिक, कुछ रासायनिक पदार्थों को मिला जुला कर बनाया है, वह मानव निर्मित पदार्थ होगा। मैन मेड सब्सटेंस कहेंगे मानव निर्मित पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थों में चमड़ा, पटसन, ऊन, रुई, पानी, मिट्टी, तांबा, जैविक अजैविक घटकों से मिलने वाले ये पदार्थ हैं। और मानव निर्मित में प्लास्टिक, नायलॉन, पीतल, सीमेंट, कांच इत्यादि, ये सब जो पदार्थ हैं वो मनुष्य ने बनाया है विविध प्राकृतिक और रासायनिक घटकों को मिलाकर। तो हम चर्चा करेंगे अभी प्राकृतिक पदार्थ कौन से हैं। तो वो है चमड़ा, पटसन, ऊन, रुई, पानी, मिट्टी और तांबा यहाँ पर उदाहरण है। इनमें मैंने बताया प्राकृतिक पदार्थ दो तरह से हो सकते हैं। एक तो जैविक यानी सजीवों से मिलने वाले बायोटिक सब्सटेंस हो गए। दूसरा है अजैविक यानी निर्जीव से मिलने वाले प्राकृतिक पदार्थ, अबायोटिक। तो चमड़ा निश्चित है कि प्राणियों से मिलता है, ऊन प्राणियों से मिलता है, तो ये जैविक पदार्थ ही हुआ। उसी प्रकार पटसन, रुई, ये सब वनस्पतियों से मिलने वाले, अर्थात ये भी सजीव पदार्थ। तो सजीवों से मिलने वाले घटक जैविक पदार्थ हैं। और प्राकृतिक पदार्थों में अजैविक घटक जैसे पानी, मिट्टी, तांबा, ये सब अजैविक घटकों से मिलने वाले पदार्थ। इस तरह से यह प्राकृतिक पदार्थ हुए। तो अभी हमने जाना, जो कि हमने पिछली कक्षा में देखा है, कि उपयोगी पदार्थ दो रूप में हो सकता है। एक तो मानव ने बनाया हुआ, मानव निर्मित पदार्थ। दूसरा है प्राकृतिक रूप से बना हुआ पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ। तो जहाँ पर खाली बॉक्स आएगा आप वहाँ पर कोशिश कीजिए कि कौन सा शब्द आएगा। तो मानव निर्मित है तो उसके अपोजिट में प्राकृतिक पदार्थ होंगे। प्राकृतिक पदार्थ में मैंने बताया अभी जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं। जैविक में वनस्पति जन्य होंगे और प्राणियों से मिलने वाले प्राणी जन्य होंगे। और फिर उसके कुछ उदाहरण, चमड़ा, ऊन प्राणी जन्य है, जबकि तो यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थ पहले आएगा, फिर जैविक, अजैविक, और मानव निर्मित में ईंट, प्लास्टिक, कागज़, नायलॉन इत्यादि बहुत सारे घटक हैं जो हमने अब तक जाना है। और यहाँ प्राणीजन्य, वनस्पतिजन्य दो जैविक घटक और प्राणीजन्य के उदाहरण दिए गए हैं। वनस्पतियों के द्वारा मिलने वाले पदार्थ रुई, पटसन, गोंद इत्यादि। तो ये रहा हमारा रीकैप, यानी अब तक जो हमने जाना है। आज हम कुछ अन्य उपयोगी पदार्थों पर चर्चा करेंगे जिसे हम सामान्य तौर पर घरों में नहीं बनाते, ये बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो हम आज जिन उपयोगी पदार्थों पर चर्चा करेंगे वो है टूथपेस्ट, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट,
साबुन, सोप, सीमेंट और सीमेंट से बनने वाला कंक्रीट। तो ये सारे पदार्थ तो आप जानते ही हैं, उपयोग करते हैं टूथपेस्ट का, डिटर्जेंट यानी साबुन का, और सीमेंट और कंक्रीट से बने हुए आप मकान, घर, इमारत देखते ही हैं। तो इन्हीं पर हमारा आज का यह लेसन पाठ आधारित है। इन्हें हम कहेंगे उपयोगी पदार्थ। हम अनुपयोगी, हानिकारक पदार्थों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो बड़े पैमाने पर प्राकृतिक रूप से उपयोगी जो पदार्थ है वह दातून इत्यादि है। दंतमंजन भी घरों में बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके अलावा ये तो देसी चीज़ें थी, दातून, मंजन, जो कि विविध घटकों से बनते हैं। दातून तो सीधे सीधे वनस्पतियों की टहनियों से। अगला है टूथपेस्ट, जो आजकल शहरीकरण यानी गांव में और शहरों में समान रूप से यह उपयोग में आने वाला एक पदार्थ है, जो कि साफ सफाई का, खासकर दांतों की स्वच्छता, मुंह की स्वच्छता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप तो इससे परिचित हैं। टूथपेस्ट आपने देखा है, अलग अलग रंग, अलग अलग स्वाद, अलग अलग कंपनियों के टूथपेस्ट बाज़ार में आपको मिलेंगे। और हम प्रतिदिन कम से कम 2 बार अपने दांतों की स्वच्छता इन्हीं टूथपेस्ट की सहायता से करते हैं। निश्चित है हर टूथपेस्ट स्वाद की दृष्टि से थोड़ा मीठा बनाया जाता है, ताकि सभी को इसका स्वाद पसंद आए, खासकर बच्चों के लिए। तो टूथपेस्ट में ऐसा क्या है जिससे कि हमारे दांतों की स्वच्छता होती है, दांतों की बीमारियां दूर होती हैं? तो उसके कुछ रासायनिक घटक हैं जो कि दांतों की स्वच्छता करते हैं। तो ये अलग अलग रंगों के, बनावट के टूथपेस्ट, जेलनुमा, और टूथ पाउडर भी है। पाउडर से भी दांतों की सफाई होती है। तो टूथ पाउडर, तो हमारा फोकस टूथपेस्ट पर एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। तो टूथपेस्ट जो है वो, उसका जो प्रमुख घटक है वह है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये 2 प्रमुख घटक है। ये दांतों की गंदगी को दूर करते हैं। तो दांतों की गंदगी दूर करने के लिए टूथपेस्ट में ये घटक मिलाए जाते हैं। और दांतों की सड़न को रोकने के लिए उसमें फ्लोराइड नामक घटक भी मिलाया जाता है, जो कि दंत क्षय यानी दांतों के क्षय को, टूटने को रोकता है। और बहुत ही उचित अनुपात में इसे मिलाया जाता है ताकि कोई गड़बड़ी न हो, क्योंकि फ्लोराइड एक ऐसा तत्व है जो अधिक मात्रा में अगर है तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए टूथपेस्ट बनाते समय यह बहुत सावधानी बरती जाती है कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत उचित अनुपात में ही हो। तो हमें कुछ बातें याद रखनी है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि हरी सब्जी, दाल, मांस, मछली एवं फलों में फ्लोराइड जो होता है वो अल्प मात्रा में होता है। तो वह तत्व बहुत अल्प मात्रा में
होता है कुछ खाद्य पदार्थों में, जबकि समुद्री मछली, पनीर, तुलसी एवं चाय में फ्लोरीन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है प्राकृतिक रूप से। तंबाकू एवं पान मसाला में भी फ्लोराइड होता है, पाया जाता है। तो बहुत सारे आपने टूथपेस्ट में देखा होगा, इनके गुण मिलते हैं, यानी तंबाकू वाले भी टूथपेस्ट मिलते हैं। फ्लोराइड की अधिक मात्रा हानिकारक है, ये मैंने पहले ही बताया। अब हमारा दूसरा उपयोगी पदार्थ है अपमार्जक। पहला था टूथपेस्ट, दूसरा है अपमार्जक डिटर्जेंट्स। अपमार्जक क्या है, उसका अर्थ क्या है तो उपयोगी पदार्थ, लेकिन पहले हम उसे समझ लेते हैं ये है क्या। तो अपमार्जक मतलब साफ सफाई करने वाला घटक, स्वच्छता करने वाला घटक। तो अपमार्जक उसका नाम रखा गया क्योंकि वह गंदगी को साफ करता है। तो वह पदार्थ जिससे कुछ साफ किया जाता है, स्वच्छ करने वाला और मैल हटाने वाला पदार्थ अपमार्जक कहलाता है। तो अपमार्जक का मतलब हुआ, डिटर्जेंट का मतलब हुआ कि ऐसा कोई पदार्थ जो कि हमारे लिए उपयोगी स्वच्छता करता है, हमारे कपड़ों की, हमारे शरीर की साफ सफाई व्यवस्थित करता है, मैल गंदगी को हटाता है, वह अपमार्जक कहलाता है। और यह अपमार्जक भी दो रूप में हो सकता है। एक तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अपमार्जक, दूसरा है मानव द्वारा निर्मित अपमार्जक। तो प्रकृति में भी बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो अपमार्जक हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, स्वच्छता का काम करते हैं। और मानव निर्मित तो बहुत सारे हैं जिन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक अपमार्जक। तो कुछ नाम यहाँ पर, कुछ चित्र आपको दिखाए जाएंगे। तो प्रकृति में पाए जाने वाले अपमार्जकों को प्राकृतिक अपमार्जक कहते हैं। बहुत सरल सी बात है ये कि प्रकृति में ही पाया जाने वाला अपमार्जक है ये। प्राकृतिक अपमार्जक मानव त्वचा और कपड़ों पर कोई हानिकारक परिणाम नहीं डालते, प्रभाव नहीं डालते। अर्थात वह त्वचा के लिए, कपड़ों के लिए हानिकारक नहीं होता प्राकृतिक अपमार्जक। जिसमें रीठा और शिकाकाई, आपने नाम हमेशा सुना होगा, यह एक प्रमुख उदाहरण है प्राकृतिक अपमार्जकों के। और इन दोनों घटकों में सेपोनिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि स्वच्छता में सहयोगी होता है। आप चित्र देख लेते हैं थोड़ा सा। यह है रीठा का पौधा, कच्चा और पका हुआ फल। इसके पाउडर का प्रयोग होता है शैम्पू इत्यादि साबुन बनाने में भी होता है। तो रीठा में भी सेपोनिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। उसी प्रकार दूसरा जो प्राकृतिक अपमार्जक है वह है, इस पौधे को आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, इसके फली के बीज का उपयोग अपमार्जक के रूप में करते हैं। वह रीठा नहीं, शिकाकाई। रीठा तो गोल फल था, यह चपटा फल शिकाकाई का है। शिकाकाई में भी सेपोनिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है और साबुन में, शैम्पू में इसका उपयोग होता है। मानव त्वचा के लिए यह हानिकारक नहीं होते। अगला है अपमार्जक डिटर्जेंट, मानव निर्मित, मनुष्य ने जिसे बनाया। तो ये मानव निर्मित अपमार्जक कैसे बने होंगे? तो विविध प्राकृतिक घटक, रासायनिक पदार्थों की सहायता से मानव द्वारा निर्मित अपमार्जकों को ही मानव निर्मित अपमार्जक कहते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख है साबुन।
आप पहचान गए होंगे साबुन, आपके घर में भी होगा साबुन, अलग अलग तरह के साबुन, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, साबुन का पाउडर, क्लीनर, बहुत सारी चीज़ें अपमार्जक के रूप में हमारे घरों में पाए जाते हैं। तो साबुन उत्तम उदाहरण है अपमार्जक का। ये साबुन भी पानी में कार्य करने की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से दो भागों में से बांट सकते हैं। साबुन 2000 वर्ष पूर्व इसकी खोज हुई थी, यानी काफ़ी पुराना है ये साबुन, कोई नई बात नहीं है। पर शुरू में यह प्राणियों की चर्बी और लकड़ी के राख से तैयार किया जाता था। आजकल और भी अन्य घटकों से यह तैयार किया जाने लगा है, जिसमें विविध प्रकार की सुगंध, खुशबू आती है, रंग आते हैं, जंतुनाशक होता है। तो ये सब प्रकार के साबुन अब बनने लगे हैं। तो मैंने बताया साबुन के दो सामान्य प्रकार होते हैं। पहला है कठोर साबुन, दूसरा है मृदु साबुन। ये क्या है भाई? कठोर साबुन मतलब जो हमारी त्वचा के लिए कठोर हो, हानिकारक हो। इसका मतलब कपड़े धोने का जो साबुन है वो कठोर है, उससे स्नान करने पे हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हम उसे कठोर साबुन कहेंगे। जबकि मृदु साबुन मतलब वह साबुन जिससे हम स्नान इत्यादि कर सकते हैं, हमारी त्वचा के लिए वह हानिकारक नहीं होगा। इसमें फैटी एसिड का जो सोडियम लवण है, सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट, वह इसका प्रमुख घटक है कठोर साबुन में। यानी सोडियम का जो सोडियम सॉल्ट है वह प्रमुख घटक है, जबकि मृदु साबुन में फैटी एसिड का, तेल अम्ल का पोटेशियम जो लवण है वह इसका प्रमुख घटक है। तो पोटेशियम लवण जो है त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता अधिक, जबकि सोडियम कठोर है, हार्श है त्वचा के लिए। तो हमने देखा साबुन कठोर और मृदु, कपड़े धोने का, नहाने का, ये एक सामान्य सा विभाजन है। अब साबुन चाहे कठोर हो चाहे मृदु हो, दोनों का काम क्या है? दोनों पानी में झाग उत्पन्न करते हैं। अगर वो झाग उत्पन्न नहीं कर पाती तो अपमार्जन का कार्य नहीं हो सकता, यानी तब वो स्वच्छता का कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। सामान्य तौर पर कठोर पानी में, यानी जो भूगर्भ के अंदर पानी है जिसमें कई तरह के लवण, सॉल्ट, मिनरल मिक्स हो जाते हैं ज़मीन के अंदर के, ऐसे पानी भारी जल होते हैं जिनमें साबुन का झाग उत्पन्न करने वाला गुण कमज़ोर पड़ जाता है। अगर झाग नहीं उत्पन्न हो रहा है तो ये ऐसे पानी अब का उपयोग हम स्वच्छता के लिए, कपड़े धोने के लिए नहीं कर पाते, क्योंकि अपमार्जन नहीं हो पाता इस पानी में। तो क्या करें भाई? अगर पानी कठोर है तो हम मनुष्य ने दूसरा अपमार्जक बनाया है, उसे कहते हैं संश्लेषित अपमार्जक, सिंथेटिक डिटर्जेंट। यह भी अपमार्जक है, लेकिन मनुष्य ने इसे रसायन द्वारा निर्मित किया है, और यह कठोर पानी में भी, हार्ड वाटर में भी, भारी जल में भी यह कार्य करता है और अपमार्जन का कार्य सफल हो जाता है इन अपमार्जक के कारण, संश्लेषित अपमार्जक के कारण। तो उपयोगी पदार्थ में हमारा अगला पदार्थ है संश्लेषित अपमार्जक, और बाज़ार में विविध प्रकार के डब्बों, पैकिंग में ये सब डिटर्जेंट, लिक्विड सोप, पाउडर, क्लीनर के रूप में यह उपलब्ध है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये भी संश्लेषित अपमार्जक, निश्चित आपने देखा होगा
कॉलिन है, अब बहुत सारे पाउडर जो टाइड है, एरियल है, सर्फ है, तमाम सारे ये सब सिंथेटिक डिटर्जेंट हैं। वॉशिंग मशीन में उपयोग होने वाले पाउडर सिंथेटिक डिटर्जेंट है। उन्हीं कपड़ों को मुलायम रखने के लिए भी सिंथेटिक डिटर्जेंट का प्रयोग होता है। अलग अलग कंपनियां इसे बनाती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कठोर पानी में भी इनका उपयोग होता है, यानी हम कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी विशेष पानी की आवश्यकता नहीं है इनका उपयोग करने के लिए। तो ये काम कैसे करते हैं? आखिर कोई भी अपमार्जक काम कैसे करता है? कैसे वह तेल के दाग को छुड़ा देता है कपड़ों से? कैसे वो गंदगी हटा देता है कपड़ों से? आखिर सीधे सीधे पानी में धोने पर कपड़े से तेल का दाग क्यों नहीं निकलता? तो ये अपमार्जक करते क्या हैं, तो देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इनसे कपड़ा साफ़ हो जाता है। तो ये जो आप छोटा देख रहे हैं बॉल बॉल जैसा, यह एक अपमार्जक का बहुत सूक्ष्म अणु है, घटक है, जो इस तरह से थोड़ा लंबा बड़ा आकार में होता है। पानी में घुलने पर यह एक्टिव होता है और फिर इसमें झाग उत्पन्न होता है और ये कपड़ों के ऊपर पृष्ठभाग पर फैल जाता है। फैलने के बाद ये क्या करता है? फैलने के बाद कपड़े में स्थित जो दाग धब्बे हैं, जैसे कि तेल के अणु या बहुत सूक्ष्म अणु, तो तेल के अणु कपड़े पे इस तरह से चिपके हुए हैं। पानी तो आसपास है ही, और अपमार्जक जब लगाते हैं कपड़े पर तो अपमार्जक का एक खास गुणधर्म है। अपमार्जक के दोनों सिरों पर दो अलग अलग घटक चिपक जाते हैं। अपमार्जक तेल को भी खींच लेता है, चिपका लेता है, और दूसरी ओर पानी को भी चिपका लेता है। मतलब अपमार्जक जब इस तेल लगे कपड़े पर जाता है, गीले कपड़े पर जाता है, तो वो क्या करता है? वो पानी की अणु और तेल के अणु को पकड़ लेता है अलग अलग सिरे पर। अब उसने दोनों को पकड़ लिया है। अब पानी जहाँ जाएगा वह तेल को साथ में लेके जाएगा, क्योंकि अब मार्जक ने उसे पकड़ के रखा है। तो जैसे ही पानी के प्रवाह से पानी की बूंद सरकती है, अपमार्जक तेल के अणुओं को भी खींच लेता है साथ में। इस तरह से तो पानी के साथ, झाग के साथ तेल के दाग भी निकल जाते हैं, कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इस तरह अपमार्जक कार्य करता है कपड़ों के पृष्ठों पर फैल कर। तुरंत एक तरफ पानी एक तरफ तेल को वो पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और फिर दोनों को साथ लेके चले जाता है। तेल के दाग निकल जाते हैं। तो अपमार्जक कपड़े के पृष्ठभाग पर झाग के रूप में तुरंत फैल जाता है। इसे ही अपमार्जक की पृष्ठ सक्रियता, सरफेस एक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये कपड़े के पृष्ठ पर पानी के साथ एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। अपमार्जक के दोनों सिरे तेल और पानी दोनों को पकड़ कर रखते हैं, और फिर जब पानी के साथ धोते हैं तो पानी के साथ तेल का जो अणु है वह भी निकल जाता है, बह जाता है, और कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। तो एक रेखीय चित्रात्मक उदाहरण आपने देखा किस तरह से अपमार्जक कार्य करता होगा। ये हमें आंखों से दिखता नहीं है कि अंदर ऐसे काम हो रहा है, लेकिन ऐसे ही वो कार्य करता है। असंख्य अणु इसके काम करते हैं। अगला उपयोगी पदार्थ याद कीजिए, सीमेंट। हम अपने घरों में रहते हैं, इमारत बहुत देखते हैं आसपास, सब में सीमेंट का प्रयोग होता है मजबूत बनाने के लिए। इसी सीमेंट से बाद में कंक्रीट तैयार किया जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें, मजबूत
छप्पर इत्यादि बनाने के लिए कंक्रीट का प्रयोग होता है। तो ये सीमेंट है क्या? तो सीमेंट चूर्ण है, पाउडर है कुछ घटकों का। खासकर चूने का यह एक पाउडर ही है जिसमें कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ भी मिले होते हैं। तो सीमेंट यह उत्पादन होता है, पाउडर बनाया जाता है, उसके बाद उसे बोरियों में भरकर उसका फिर इमारत के निर्माण कार्य में उपयोग होने के लिए वह दुकानों तक जाता है और फिर सीमेंट में और कुछ घटक मिलाकर कंक्रीट गारा तैयार किया जाता है। बाज़ार में सीमेंट की बहुत किस्में उपलब्ध है, अलग अलग ग्रेड के, अलग अलग क्वालिटी के, जिनमें पोर्टलैंड सीमेंट एक विशेष सीमेंट है वर्तमान समय में, जो कि सामान्य तौर पर घर बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। घरों के निर्माण में इसका उपयोग होता है पूरे दुनिया में। इसका इतिहास लंबा है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो साधारणतः निर्माण कार्य में पोर्टलैंड सीमेंट का ही प्रयोग होता है। तो सीमेंट का निर्माण, फिर उसकी पैकिंग, फिर वो पैकिंग और उसका फिर उपयोग। तो सीमेंट क्या है? सूखा सूक्ष्म कण वाला हरे राख जैसा एक बारीक चूर्ण है और उसके अंदर चूना, रेत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि घटक मिले होते हैं। इन सब के चूर्ण पाउडर से सीमेंट बनाया जाता है। कंक्रीट अगला उपयोगी पदार्थ कंक्रीट, और यह सीमेंट से बनने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, घटक है। और इसको बनाने के लिए खासकर मिक्सर, बड़े से मिक्सर यानी मिलावट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह एक सिंगल चीज़ नहीं है, यह कई घटकों का मिला जुला कर बनने वाला पदार्थ है। सीमेंट, पानी, रेत, गिट्टी को मिलाकर कंक्रीट बनाया जाता है, इसलिए उसे मिश्रित किया जाता है सही पैमाने पर और फिर मजबूत छत की ढलाई या कॉलम, पिलर, आधार बनाने के लिए कंक्रीट का प्रयोग होता है। आपने ऐसे मिक्सर देखे होंगे निर्माण कार्य में, जो कंक्रीट, गिट्टी मतलब गारा बनाने का कार्य करते हैं। तो सीमेंट, पानी, रेत, गिट्टी मिलाकर कंक्रीट बनाई जाती है और फिर वह कंक्रीट छतों के लिए, पिलर के लिए भरा जाता है सरिया के जाल के साथ, और यह धीरे धीरे जब सूखता है तो काफ़ी कठोर, मजबूत बन जाता है। तो इमारतों के मजबूत छत, खंभे बनाने के लिए इसका उपयोग आवश्यक है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें जो आप देखते हैं, इन्हीं कंक्रीट छड़ों की सहायता से ये मजबूत इमारत खड़ी होती है। कंक्रीट इसका प्रमुख घटक है और कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट इसका प्रमुख घटक है। तो इमारतों के मजबूत छत, खंभे बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो हमने आज कुछ उपयोगी पदार्थों पर चर्चा की। पदार्थों की गहराई में हमें बच्चों नहीं जाना था, केवल हमें उनका एक सामान्य परिचय लेना था। तो हमने जो भी कुछ घटक देखे, टूथपेस्ट से लेकर अपमार्जक, अपमार्जक साबुन, साबुन से कंक्रीट, कंक्रीट जो बना वो सीमेंट से, तो इन घटकों पर हमने आज
सामान्य चर्चा की। उसी पर आधारित पेज नंबर 103 पर आपके पाठ्य पुस्तक में एक स्वाध्याय है, रिक्त स्थान भरो। तो निश्चित है कि अभी आपने अगर वीडियो को ध्यान से सुना, समझा होगा, तो इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। रिक्त स्थान भरना है और नीचे जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं में से चुनकर रिक्त स्थान भरना है। पहला अ देखते हैं। पदार्थ के पृष्ठभाग से मैल हटाना है। तो पानी की सहायता करने वाला ये पदार्थ है जो पदार्थ के पृष्ठभाग से मैल को हटाता है। अभी आपने सोचो क्या है ये जो मैल को साफ करता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, खोजिए। तो वो है डिटर्जेंट, अपमार्जक। वेरी गुड। अगला, टूथपेस्ट में फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है क्या रोकने के लिए? याद कीजिए, मैंने बताया था, बिल्कुल सही, दंत क्षय, दांतों का क्षरण रोकने के लिए, दांतों की बीमारी रोकने के लिए, सड़न रोकने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह है ई। साबुन में क्या होता है? सोडियम का लवण होता है, और ऐसा कौन सा चीज़ है उसमें? और दूसरा है संश्लेषित अपमार्जक जो होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट, वह किस तरह के पानी में भी उपयोग किया जा सकता है? तो ई में आएगा तेलाम्ल, तेलाम्ल और स्निग्धाम्ल। तो तेलाम्ल के सोडियम सॉल्ट जो होते हैं वो साबुन में उपयोग किए जाते हैं। संश्लेषित जो है वो कठोर पानी में भी उपयोगी है। मैंने बताया संश्लेषित अपमार्जक कठोर पानी में भी कार्य करता है। और आखिर में हम देखते हैं एक और है, निर्माण कार्य के लिए सामान्य तौर पर किस प्रकार के सीमेंट का प्रयोग किया जाता है? उस सीमेंट का नाम क्या है? तो याद कीजिए, शायद याद आ जाए। इनमें से खोज कर हमें मिलेगा पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग सामान्य तौर पर निर्माण कार्य में किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।